इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर अब भी ट्विटर पर जिंदा है। यकीनन शहबाज शरीफ जो गए हैं लंदन, उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। टॉप ट्रेंड्स में इस वक्त शामिल और अब ये तहरीक सोशल मीडिया से सड़कों पर दिखाई दे रही है, जिसका दौरा लंदन के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बराह रास्त सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा लंदन के दौरान मुजाहरे हुए हैं जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। दूसरी जानिब PTI की हकीकी आज़ादी की मुहिम ने भी मजीद जोर पकड़ लिया है। खान साहब ने कल गुलामी नामंजूर का नया नारा भी लगाया है और अब वो अटक में कल पावर शो करने जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है PTI के सीनियर रहनुमा फयाज उल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, पहला सवाल, बिफोर वी कम टू द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, आई वुड लाइक टू आस्क यू टू कमेंट ऑन द जर्नलिज्म और जो हुआ फ़लस्तीन में, जिस तरीके से बेदर्दी से शीरी को कत्ल किया गया और फिर शहीद किया गया मैं कहूँगा, और उसके बाद और मज़ीद तशद्दुद जारी है। इजराइल की बर्बरियत फ़लस्तीनियों पर सर बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन अफसोस के साथ दुनिया की कुव्वतें ताकतें खामोश बैठी हैं। क्या वजह है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर जो जुल्म और जबर और तशद्दुद है, उसके ऊपर इजहार करने से पहले मैं एक जुल्म और जबर जो पाकिस्तान के अंदर कल आपके इलेक्शन कमीशन ने किया, उस पर मैं कुछ कमेंट्स करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि कल जो कौमी असम्बली के 20 अरकान को मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने के बजाय उनके हक़ में जो फ़ैसला दिया है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अरबपति और खरबपति जितने इन्वेस्टर और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने तय किया है कि अब हमें शुगर मिल लगाने की ज़रूरत नहीं, अब हमें कॉटन मिल लगाने की ज़रूरत नहीं, अब हमें घी मिल लगाने की ज़रूरत नहीं, अब हमें बिजली घर बनाने की ज़रूरत नहीं प्राइवेट, अब हमें कोई ऐसा बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं कि जिसमें हम अरबों रुपये लगाएं। अब बिज़नेस सबसे बेहतरीन ये है कि इलेक्शन आए तो आप 5 से लेके 10 MNA MPs उनके ऊपर 5-5, 10-10 करोड़ रुपये लगा के आप उन्हें मुंतखब करवा लें। फिर साल में एक आध मौका ये आएगा कि जब आप लोटा बना के अपने उन अरकान को, और 50 करोड़ अगर आपने टोटल लगाया है तो 50 अरब रुपया आप एक मौके के ऊपर आराम से कमा लेंगे। उसके बाद ना कोई अदालतें आपको पूछेंगी, ना कोई इलेक्शन कमीशन उन्हें पूछेगा, ना कोई आपकी पूछेगा। कोई नई बात नहीं, हमेशा से यही होता है, हमेशा से यही होता है। सबसे बेहतरीन बिजनेस मैं ये समझता हूँ कि कल के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब सबसे बेहतरीन बिजनेस जो है ना, ये सेट हो गया है। अब आज़ादी मिल गई है, अब लेजिटिमेट हो गया है ये बिजनेस। तो सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूंगा कल इलेक्शन कमीशन की इस फैसले की कि 63A1 कैटेगोरिकली कहता है कि अगर कोई अपनी पार्लिमानी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार करेगा, वो भी डी सीट होता है, चाहे वोट देता है कि नहीं देता। आपको लगता है आपकी मजम्मत से इलेक्शन कमीशन पर कोई फर्क पड़ेगा? है कि वो जो 20 बंदे थे सिंध हाउस से लेके, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी वर्थ को जो है ना वो डैमेज किया है। राइट सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने पूछा फ़लस्तीन के हवाले से, सारी दुनिया के सामने है, आलमी तागूती ताकतें हैं, वो जिस अंदाज से डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके, कश्मीर के हवाले से कुछ और स्टैंडर्ड है, फ़लस्तीन के हवाले से कुछ और स्टैंडर्ड है, अपने मर्ज़ी का कोई फ़ैसला लेना हो यूक्रेन के हवाले से तो वो कोई और स्टैंडर्ड होंगे। तो मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन की आवाम जो अपनी आज़ादी की, अपनी इज़्ज़त की, अपनी गैरत की जंग लड़ रहे हैं, वो काबिल सब तहसीन है। और उन्हें मैं इन अल्फाज के साथ खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म व तशद्दुद सह न सके, शमशीर व सना की धारों पर रुदाद सदाकत कह न सके। ये चश्मे फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़कर थे, तौहीद का तूफ़ान जब उठा वो मद्दे मुकाबिल रह न सके। एक जज्बा हसूल मकसद ने यूँ हिर्स व हवा से पाक किया, हम कुफ्र के हाथों बिक न सके और वक्त की रो में बह न सके। जिस बात से तुमने रोका था और दार पे हमको खींचा था, मरने पे हमारे आम हुई, गो जीते जी हम कह न सके। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी शहादतें दे रहे हैं जो अपनी इज़्ज़तों और असमतों को लुटा रहे हैं सिर्फ किबला अव्वल की आज़ादी के लिए और मुसलमानों की इज़्ज़त वक़ार और डिग्निटी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप, अमेरिका और इन आलमी ताकतों का डबल स्टैंडर्ड है, उसकी भी मैं मजम्मत करूँ। और फयाज साहब, हम आज इजराइल को मान लें तो हमारे तमाम मसाइल वैसे हल हो जाएंगे। वैसे हमारे मुल्क में भी इजराइल से कुछ बुरे हालात नहीं है, यहाँ पर भी यही हमारे बहुत ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है हमारे यहाँ भी।
फयाज साहब आगे बढ़ेंगे, आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी जो आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। कल के बाद से जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपसे बात करना चाहूंगी इस पे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन करवाएंगे वो, यानी कि जिसका मतलब ये है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोटिंग का हक है वो ख़त्म कर देंगे। तो आप मुझे बताएं इस बारे में पीटीआई क्या करेगी, क्या वो खामोश बैठ जाएगी? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प, मैं आपके सामने इसका एनालिसिस रख देता हूँ। ये जो अंजुमन गुलामान अमरीका है ना, इसके दो मेन पिलर हैं, एक पीपल्स पार्टी, एक नून लीग है, एक आले शरीफ और एक आले जरदारी है। आले जरदारी को और पीपल्स पार्टी को पता है उनके पल्ले तो वैसे ही सिंध के चंद ज़िलों के अलावा कुछ नहीं है। ये जितना मर्जी इनको 5 साल मिल जाए, 8 साल मिल जाए, 10 साल मिल जाए, फौरी इलेक्शन हो, इन्होंने सिंध के अंदर जो 2, 4, 6, 7, 8 ज़िले हैं उसी में इन्होंने करना है। ना पंजाब के अंदर, ना बलोचिस्तान के अंदर, ना KPK के अंदर इनका कोई लेना देना नहीं है, ना इन्होंने उठना है अब जो ना। तो उन्हें तो पता है कि भाईजान जितना ज़्यादा देर इक़्तिदार में रह के मौज मेला कर सकते हो आप करो। नून लीग जो है वो बेचारी अच्छी खासी एक पॉपुलैरिटी रख रही थी आज से 4 महीने पहले तक, वो भी पंजाब के 2-3 डिवीज़नों में। लेकिन जैसे ये इक़्तिदार में आए हैं, और ये इक़्तिदार मैंने आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले, अभी दूर दूर तक ये नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर एक वीलॉग अपना चढ़ाया था। मैंने कहा था कि आसिफ जरदारी और कुछ और लोग, अब वो लोग आप खुद समझ आएंगे वो कौन है, उन्होंने मिल के आले शरीफ और नून लीग के साथ इतनी बड़ी गेम की है, इनको इक़्तिदार में ला के इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, टक्के आने की इज्जत नहीं रही इनके पल्ले। इनकी सियासत दिन ब दिन ख़त्म हो रही है, इनकी सियासी कब्र, हर गुजरने वाला वक्त इनकी सियासी कब्र को मजीद गहरा कर रहा है। इनको समझ आ गई है नून लीग को, अब ये चादर छुड़ाना चाहते हैं, चादर छुट नहीं रही इनसे। और ये जो आज बैठे हुए हैं ना लंदन के अंदर, उसमें इन्होंने एक मेन वाइटल डिसीजन ये लेना है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि जितना देर होगा इलेक्शन में जो चंद इनके पल्ले रह गए हैं कोई जनाब वोट, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जरदारी तो ये चाहता है भाई जी मौज मेला लगा रहे और नून लीग की सियासत ख़त्म होती रहे। उसे पता है जितना अरसा, जितने महीने इक़्तिदार रहेगा, नून लीग की सियासत सत्यानाश, सवा सत्यानाश करती रही। लेकिन फयाज साहब इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आप अभी इस्लाहात करो, अभी वक्त गुजारो, साल 1.5 साल बाद इलेक्शन कराओ। फयाज साहब इस बारे में आप क्या कहेंगे कि लंदन से बैठ के एक मफरूर शख्स यहाँ पाकिस्तान के मुल्क का निज़ाम हमारा पूरा चला रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? लाइक हम कहाँ जा रहे हैं अगर PM साहब खुद फैसला नहीं कर पा रहे? PM साहब खुद फैसला नहीं कर पा रहे, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से फैसले हो रहे हैं। कितनी दिलचस्प बात है कि सुने 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 कितनी दिलचस्प बात है कि लंदन में बैठ के एक मफरूर मुजरिम पाकिस्तान की काबीना का इजलास बुला रहा है वहाँ, और इजलास कंडक्ट कर रहा है, लेकिन लंदन में बैठा हुआ एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर आके इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता। ये है इस अंजुमन गुलामान अमरीका और इस पटवारियों की और इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जो की हुकूमत बनी है, उनका जनाब ये सोच है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मफरूर जो है वो मुजरिम जो है वो लंदन में बैठ के जो है वो काबीना की मीटिंग कर सकता है, लेकिन लंदन में बैठा हुआ मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो अरबों रुपए फॉरेन रेमिटेंस भेज रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान का सर्वाइवल जनक की जमानत है वो, उसका सरमाया, उसको वोट डालने का हक नहीं देना चाहते। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन बहरहाल आवाम देख रही है, जैसे ही इलेक्शन होगा इनको पूरा सूद के साथ जनाब इनको सारे साथ वापस करेगी आवाम इंशाल्लाह बेखम रहे। जिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है उनके लिए आप क्या कहेंगे फयाज साहब? देखिए, सहाफ़ियों के हवाले से मैं बड़ा क्लियर कहूँगा कि अब वो किधर गई हैं नाम नहाद आपकी सहाफ़ियों की तंजीमें कि जो पिछले 3.5 साल में ज़रा सी बात के ऊपर उछल के आती थी, आज़ादी इजहार राय, आज़ादी सहाफ़त, हम जनाब सहाफ़ियों का ये नहीं होने देंगे, हम मीडिया के ऊपर कदखन नहीं लगने देंगे, हम ज़बान बंदी नहीं होने देंगे। तो अब ये समी इब्राहिम साहब के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है? अब ये जनाब वो मीटिंग होती है, जुगनू मोहसिन साथ बैठी होती है, नजम सेठी की बीवी, और जनाब क्राइम मिनिस्टर को जनाब सारे वो सहाफ़ी मतलब के बुलाए होते हैं जो इनके पेरोल पे पिछले कई सालों से जनाब काम करते रहे हैं, और फिर एक सहाफ़ी और एक इनका नून लीग का एहलकार राय देता है कि भाई जी महंगाई तो बड़ी होनी है हूँ, तो इसका बंदोबस्त ये करो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उस पर कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्शन दे दिया करें कि इस टॉपिक पे बोलना है, इस टॉपिक पे नहीं बोलना, महंगाई के हवाले से कतई कोई डिस्कशन नहीं करनी, कोई टॉक शो नहीं करना, कोई तजिया नहीं देना। अब देखे ना
क्या ज़बरदस्त सहाफ़त कंट्रोल हो रही है, कोई सहाफ़ी तंजीम नहीं बोल रही, कोई मीडिया चैनल नहीं बोल रहा। किधर गए बड़े बड़े लीडिंग टीवी चैनल जो सुबह से लेकर रात तक उनकी हर 3 मिनट बाद एक जनाब ऐड आया करता था इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, हम आज़ादी इज़हार राय के अलंबरदार, हम आज़ादी सहाफ़त के ठेकेदार, हम आज़ादी सहाफ़ियों के मामे, हम आज़ादी सहाफ़त के चाचे। तो फयाज साहब क्या सहाफ़त जिंदा है? सहाफ़त आपकी नज़र में जिंदा है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? देखो अभी तक की तो जो सूरत हाल है पिछले 1-1.5 महीने की, उसमें तो भाजी वेंटिलेटर पे है, मुर्दा तो मैं नहीं कहूँगा, वेंटिलेटर पे है, ठीक है ना। हाँ राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई के हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सहाफ़त इस वक्त वेंटिलेटर पर सांसें ले रही है, विच इज़ क्वाइट ट्रू। मैं काफ़ी हद तक उनसे एग्री भी करूंगा वर्दा। बिल्कुल, हम सब एग्री करते हैं उस बात से, क्योंकि अब तो ये लग रहा है कि आपको बाकायदा नोट्स दिए जाएंगे और जो कहा जाएगा उसी पे बात की जाएगी, और अदरवाइज आप उसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।